नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे उन बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुक करते सुर्खियों का। सबसे पहले आज के एजेंडे में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज सुबह 11 बजे लगेगी प्रधानमंत्री की पाठशाला। परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री देंगे छात्रों को तनाव से मुक्त होने के टिप्स। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी होगा संवाद। कोविड के खिलाफ भारत ने तैयार किया एक और हथियार। लॉन्च हुई पहली दुनिया की इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक्स। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण। और पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पहुंचा गंगा विलास रिवर क्रूज। कालना स्थित नव कैलाश मंदिर में सैलानियों के लिए ने किए दर्शन। स्थानीय बाजार में की है खरीदारी। तो आज के एजेंडे में सबसे पहले रुक करते हैं सबसे पहले एजेंडे यानी कि परीक्षा पर चर्चा को लेकर। तो बोर्ड की परीक्षा से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगेगी, जिसमें वो छात्रों को बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे और स्टेडियम में प्रधानमंत्री के ज्ञान के लाइव शब्दों को लगभग 2400 से ज्यादा छात्रों को फायदा पहुंचेगा। वहीं करोड़ों छात्र अपने स्कूलों से प्रधानमंत्री की पाठशाला को लाइव देख पाएंगे। देश के अलग अलग राज्यों से चयनित 102 छात्र विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कला उत्सव के 80 अवार्ड विजेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2018 से हर वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का ये छठा संस्करण है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद भी। इस वर्ष 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जो पिछले साल के मुकाबले में 50% अधिक है। शिक्षा मंत्रालय को छात्रों से 20 लाख से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए, जो तनाव प्रबंधन, स्वास्थ्य और करियर पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की पाठशाला के लिए दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बात की, जिसमें उन्होंने परीक्षा पर चर्चा से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस बार जो छठा संस्करण है परीक्षा पर चर्चा का, छात्रों के बीच किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार इस छठे संस्करण के लिए? इस बार तो रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन हुई है और विशेष करके खुशी की बात है, राज्य की जो बोर्ड्स है ना, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सभी राज्यों से, विदेश से भी रजिस्ट्रेशन हुई है। इस बार शायद लगभग 38 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है। पिछले बार की तुलना में अगर बात करें तो डबल हो गई है। पिछले बार 15.5 लाख तक हुई थी, इस बार 38 लाख प्लस हुई है। और सर, क्या राज्यों से भी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है या उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा? इस बार तो लगभग मैंने सब विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए कई राज्यों से विद्यार्थी आ रहे हैं। जो एग्जीबिशन लगा है, पूरा देश भर की नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की बच्चे और कला संगम की बच्चों की प्रदर्शनी आई है, उनमें से कई राज्यों के बच्चे आए हैं। ये तो एक ऑल इंडिया इवेंट है। ये छठा साल है, तो कितना ये आपके मुताबिक सफल रहा है कार्यक्रम और किस तरह परीक्षा के तनाव को दूर करने में, छात्रों के बीच जो तनाव रहता है उसको दूर करने में मददगार साबित हुआ? एक तो देखो, कभी परीक्षा जैसे एक विषय जिसको सब डरते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी सामने से एक गार्डियन के नाते, एक पेरेंट के नाते आ चुके हैं। ये छठवां साल है जब प्रधानमंत्री इस विषय पर चर्चा करते हैं। बच्चों की मन में तो जो संतोष होता है, कम से कम अभिभावक, पेरेंट्स को एक टिप्स मिलती है कि बच्चों को इतना पुश नहीं करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके मन को स्वस्थ रखना। परीक्षा सिर्फ किताबों के बारे में नहीं होती है, व्यक्तित्व के बारे में होती है। पीएम ऐसे एक विषय के साथ खुद को शामिल करके भारत के बच्चों को एक अवसर दिया, खुद वो टिप्स देते हैं। उन्होंने किताब लिखा 2018 में, एग्जाम वॉरियर। इस बार
भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में उसके अनुवाद हो गया है। छात्रों को भी लगने लगा कि जब प्रधानमंत्री खुद उनसे परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उनको और मोटिवेशन। प्रधानमंत्री न केवल देश की अर्थनीति, देश की सुरक्षा और वैश्विक के विषय पे संश्लिष्ट रहते हैं, सामान्य घर के बच्चे की परीक्षा में भी टिप्स देने आते हैं, गार्डियन बनते हैं, अभिभावक बनते हैं, वो बहुत ही आनंद की विषय है। ताल कटोरा स्टेडियम का मंच एक बार फिर सज चुका है प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला के लिए। इस पाठशाला में चर्चा होगी परीक्षा की और परीक्षा से जुड़े तनाव और डर की। छात्रों को बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री को सुनने का, ताकि वो परीक्षा के तनाव को पीछे छोड़ एग्जाम वॉरियर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ लगातार सुबह से ही जुड़े हुए हैं। निशांत, तो आज प्रधानमंत्री सर की क्लास लगने वाली है, फुल अटेंडेंस की उम्मीद, आप तो शायद लाइव स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह की तैयारी है वहां पर? जी आंचल, मैं इस वक्त ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला लगनी है। यहाँ पर करीब 2500 के आसपास छात्र, शिक्षक और अभिभावक ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से छात्रों को इंतज़ार है कि वो प्रधानमंत्री को सुने। और जो अब चूंकि परीक्षाओं का सीज़न आने वाला है, आगामी फरवरी महीने से बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है, तो जाहिर तौर पर परीक्षा को लेकर बच्चों में एक स्वाभाविक तौर पर एक तनाव होता है, एक डर होता है। तो किस तरह वो प्रधानमंत्री को सुनकर अपने इस डर को दूर कर सकते हैं, तो बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। और ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण है। और आपने अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी सुना कि वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जब खुद एक गार्जियन के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर जब छात्रों को परीक्षा के तनाव को दूर करने के मंत्र देते हैं, तो छात्रों पे उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, छात्र काफ़ी इंस्पायर होते हैं और मोटिवेटेड फील करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि परीक्षा जैसे विषयों पर बच्चों के साथ संवाद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत प्रमुख काम होते हैं, कूटनीति से जुड़े हुए, राष्ट्रनीति से जुड़े हुए, अर्थनीति से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण काम होते हैं। लेकिन उसके बीच बच्चों के लिए समय निकालना और उन्हें एक गार्जियन की तरह सलाह देना कि कैसे वो परीक्षा को एक उत्सव के तौर पर मना सकते हैं, कैसे वो परीक्षा को एक जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। परीक्षा एक आपके जीवन का एक दिन है, बल्कि वो पूरी जिंदगी नहीं है आपकी, इसलिए परीक्षा को जीवन मरण के तौर पर नहीं देखना चाहिए। कैसे आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम वॉरियर बने, एग्जाम वॉरियर नहीं बने, मतलब एग्जाम की आप चिंता फिक्र ना करें, बल्कि एग्जाम पर, परीक्षा पर जीत हासिल करें। तो एग्जाम वॉरियर से जुड़ी प्रधानमंत्री ने एग्जाम वॉरियर्स नाम से किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बच्चों को टिप्स दिए हैं कि कैसे वो परीक्षा के तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए काफी प्रेरणादायी है। और देश भर के स्कूलों में पिछले महीने भर से इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही है। बच्चे पेंटिंग्स बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, स्लोगन लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं। मेरे हाथ में आप देखिए, मैंने एक ये पोस्टर है जो कि केंद्रीय विद्यालय की 9वीं कक्षा के एक छात्रा इशिता ने बनाया है। इसमें देखिए कैसे खूबसूरती से उसने ये बताया है कि कैसे बच्चों को परीक्षा के तनाव को दूर करना चाहिए। जी। आप देखिए, बच्चे ने लिखा है, एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल, ईट हेल्दी फूड, आप स्वस्थ भोजन करें, मेडिटेट करें, एक टाइम टेबल बनाएं अपने परीक्षा से पहले, और शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी, मतलब पढ़ाई के बीच में आप ब्रेक भी लेते रहें, अपने जो पसंदीदा कार्य हैं वो भी करते रहें, और डोंट डिस्ट्रैक्ट, मतलब आप एकाग्रचित होकर काम करें, अपना ध्यान भंग ना होने दें। स्लीप वेल, अच्छी तरह से आप सोएं, अच्छी नींद लें। गेट ऑर्गेनाइज्ड, आप एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाई करें, और गिव योर बेस्ट, और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो किस तरह से बच्चे अपने परीक्षा के तनाव को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, इसका बयान इस बच्ची ने अपने इस पोस्टर के जरिए दिखाया है। तो बच्चों में भी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा होने लगी है। जी बिल्कुल, और निशांत, यही मकसद है कि किस तरह से जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, या फिर ये कहें कि स्ट्रेस को हटाया जाए। तो प्रधानमंत्री कैसे जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है वो कैसे छात्रों में करेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मुझे एक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम याद है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि फोकस होने से पहले हमें डी फोकस होना बेहद ज़रूरी है। तो किस तरह से
हर एक जो उनका शब्द है वो कैसे ऊर्जा का संचार करेगा, ये अपने आप में अहम है। और तमाम हमारे मंचों से डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, राजस्थान डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो और तमाम जो एफएम्स है उसके ज़रिए लाइव दिखाया जाएगा ये जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अभिभावक और छात्र भी और साथ ही साथ शिक्षक भी जुड़ेंगे इसमें। तो निशांत, सवाल मेरा यही है कि कैसे जब प्रधानमंत्री सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आज जब मंत्र देगी और सबसे जो पीयर प्रेशर हम देखते हैं, एक पेरेंटल प्रेशर है, उससे भी बच्चों को निजात मिलेगी। जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के पास मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार करीब 20 लाख प्रश्न बच्चों ने भेजे हैं प्रधानमंत्री माई गॉव प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री के पास करीब 20 लाख प्रश्न आए हैं। और इनमें से जो कुछ प्रश्न जिनकी मैं बात करूं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। जैसे फैमिली प्रेशर एक सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि परीक्षा को लेकर बच्चों पर परिवार का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, अभिभावकों का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर पड़ोस के किसी बच्चे ने 97% नंबर लाए हैं तो आपको उससे ज़्यादा 98% नंबर लाने होंगे, आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। इसको लेकर परिवार की तरफ से तनाव होता है। दूसरा जो प्रश्न था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर है, कैसे आप तनाव को बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। और उसके अलावा जो परीक्षा में जो अनफेयर मीन्स यानी जो कदाचार होते हैं या अनुचित तरीके अपनाए जाते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। और करियर सिलेक्शन यानी कैसे आप आगे जाकर अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम विषयों से जुड़े हुए प्रश्न प्रधानमंत्री के पास आए हैं और प्रधानमंत्री जब इन प्रश्नों का जवाब अपने अनुभव को आधार पर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को रोज हम लोग तो कभी 10वीं या 12वीं या प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो कि रोज कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं और जब उनका परिणाम आता है तो दुनिया उसकी सराहना करती है। तो प्रधानमंत्री का जो अपना अनुभव है उसके आधार पर वो बच्चों को एक गार्जियन के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर एक प्रेरित करेंगे कि कैसे उनको परीक्षा में और अपने करियर में परीक्षा के अलावा भी आगे जो जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं उनको कैसे वो बेहतर तरीके से दूर कर सकते हैं। और हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए और ये भी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो छात्र परीक्षा में चर्चा इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, निशांत, उन्हें बाद में राजघाट, सदैव अटल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और जो कर्तव्य पथ जैसे राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान है वहां पर भी ले जाया जाएगा ताकि वो देश की समृद्ध विरासत से खुद रूबरू हो पाए। ये किस तरह का कार्यक्रम है? जी देखिए आंचल, इस बार पहली बार हुआ है जब जो तालकटोरा स्टेडियम में जो बच्चे आ रहे हैं वो दिल्ली के बाहर से भी स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। 102 बच्चे जो हैं वो राज्य जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा राज्य परीक्षा बोर्ड के जो हैं वो 102 बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा 80 बच्चे जो कि राष्ट्रीय कला उत्सव आयोजित किया गया था उसके विजेता बच्चे हैं, जो कि 80 बच्चे यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये बच्चे पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं। इनको गणतंत्र दिवस परेड में भी उनको बुलाया गया था, वहाँ पे भी ये गए थे। बीटिंग रिट्रीट जो प्रोग्राम होगा 29 तारीख को उसमें भी वो शामिल होंगे और दिल्ली के जो तमाम ऐतिहासिक स्थल हैं वहां पर भी उनको विजिट करवाया जाएगा। तो ये पहली बार है कि दिल्ली के बाहर के बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो दिल्ली के जो ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के वजह से ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है अब केवल दिल्ली बेस्ड नहीं रह गया, बल्कि जो देश भर के देश के दूर दराज के इलाके से भी बच्चे अब नई दिल्ली में यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम हमारे इस मंच से हम जो स्पेशल बुलेटिन दिखाने वाले हैं परीक्षा पे चर्चा, तो तमाम दर्शक जुड़ पाएंगे। जो बच्चे इसमें भाग नहीं ले पा रहे वो घर से, अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो परीक्षा पर चर्चा जो ये कार्यक्रम है इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल और डीडी इंडिया पर। रुक करते अगले एजेंडे को और बात करते हैं कोविड के खिलाफ भारत के एक और नए हथियार को लेकर जिसे तैयार किया गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली इंट्रानेजल यानी नाक से ली जाने वाली
कोविड वैक्सीन बना ली जिसका नाम इनकोवैक है। ये स्वदेशी नेजल वैक्सीन 2 डोज की होगी। इसे प्रिकॉशनरी डोज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा पाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकोवैक को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया और इसे आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। इनकोवैक को आईसीएमआर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और भारत बायोटेक के सहयोग से तैयार किया गया है। भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि भारत विश्व के लिए इनोवेशन कर सकता है और अगला दशक इनोवेशन का है। मेरी दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमने इस इतिहास तो देखा है कि वैक्सीन का रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आए और इंडिया में वैक्सीन लगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ये इतिहास बदला है। जब ऐसे कोई पैंडेमिक की सिचुएशंस में इंडिया ही वैक्सीन रिसर्च कर ले और इंडिया ही वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ले, ये हिंदुस्तान के इतिहास में कोविड क्राइसिस के दरमियान पहली बार आप सब लोगों के एफर्ट से, प्रयास से ये संभव हुआ है। To launch Incovac by the Honorable Health Minister and Honorable Science and Technology Minister. And I think this is the first, probably the first vaccine in the world, nasal vaccine delivery. Not the COVID vaccine, but nasal delivery. And I think we're privileged that India could do it, done extremely very well in the clinical research, and shown to the world that India can also innovate and India can do product development and make it happen. और इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, सुप्रभात आपको। तो अगर हम पहली नेजल वैक्सीन का जिक्र करें नितेंद्र, तो कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है ये आने वाले समय में? देखिए, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बात है आंचल की। पहली बात है कि ये स्वदेशी वैक्सीन है और आत्मनिर्भर भारत की एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये। और साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक है, चाहे वो आईसीएमआर के हो या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, और साथ ही साथ जो भारत बायोटेक जो स्वदेशी कंपनी है, उनके सहयोग से ये बना है। और 2 डोज की ये वैक्सीन है। प्राइमरी डोज के रूप में भी आप लगा सकते हैं, यानी कि जो जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है वो भी इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रिकॉशन डोज के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गेम चेंजर इस मायने में होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो जो नीचे के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें ये वाला जो हिस्सा होता है इसको ये प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर इम्यूनिटी देता है। तो सबसे पहले वायरस का संक्रमण नाक के जरिए इस एरिया में ही होता है, तो इस वजह से ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करेगा और इसको नीचे नहीं जाने देगा, लंग्स यानी फेफड़े में नहीं जाने देगा। और दूसरी चीज की खासियत है कि शायद वो जो दूसरे लोगों को संक्रमित भी नहीं करने देगा, उसको यहीं से रोक देगा। तो ये इसकी खासियत है और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है। जब क्लिनिकल इसका ट्रायल हुआ था तो काफी प्रभावी देखा गया था। और कई लोग हम जानते हैं कि इंजेक्शन से डरते हैं, वैक्सीन लेने से डरते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही एक तरह से फायदेमंद है कि वो सिर्फ 2 बूंद डालना है नाक के जरिए और उसके बाद वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होंगे वायरस के जो गंभीरता है, जो बीमारी की गंभीरता होती है उससे ये बचाएगा। और जहां तक मिलने का सवाल है तो 15 फरवरी के बाद ही ये निजी अस्पतालों में मिलेगा, क्योंकि अभी ये निजी अस्पतालों में इसको देने के लिए मंजूरी दी गई है। और करीब करीब इसकी कीमत जो होगी 1000 से लेकर 1200 के बीच में होगी। जी बिल्कुल। तो ये जो इंट्रानेजल वैक्सीन है, ये जिस तरह से बाह में आपकी टीका लगाया जाता था, जो अलग कोवैक्सीन थी उस तरह से नहीं है। आपके नाक में स्प्रे किया जाएगा और सबसे अहम बात है कि ये म्यूकोसा यानी आपके नाक से ही इम्यूनिटी की शुरुआत कर देगी। समय मेरे पास कम है नितेंद्र, लेकिन आपसे आगे के जो बुलेटिन है उसमें तमाम और अपडेट्स इससे जुड़े लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये गेम चेंजर साबित होगी, खासतौर पर जो लोग कहीं ना कहीं टीके के दर्द से डरते हैं उनके लिए ये जो स्प्रे है वो काफ़ी कारगर साबित होगा, एक प्रिकॉशनरी डोज के रूप में भी। रुक करते हैं अगले एजेंडे का, जो कि बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गंगा विलास क्रूज को लेकर। तो एमवी गंगा विलास क्रूज जो रिवर क्रूज है
उसने सैलानियों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो जिला है पूर्वी बर्धमान, वहां के कालना स्थित नव कैलाश मंदिर में जो तमाम पर्यटक इस पर मौजूद हैं उन्होंने वहां दर्शन किए। इस मंदिर में 108 शिवलिंग स्थापित हैं, जिसके कारण ये मंदिर अपनी विशेष ख्याति रखता है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। बर्धमान जिले के कालना में एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज के सैलानी उतरे। पारंपरिक स्वागत हुआ और टोटो पर सवार होकर कारवां आगे बढ़ा। स्विस सैलानियों ने नव कैलाश मंदिर का दौरा किया। महाराजा तेज चंद्र बहादुर ने 1809 ईस्वी में मंदिर का निर्माण किया था। मंदिरों को 2 संकेंद्रित वृत्तों में बनाया गया है। यहाँ एक कुआं है। बाहरी चाप में 74 मंदिर हैं और आंतरिक वृत्त में 34 मंदिर हैं। इस मंदिर में बाहर बने मंदिरों की पंक्ति में काले और गोरे शिवलिंग बने हुए हैं, जो पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा दिखाता है, और अंदर बने गोरे शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान की शरण में जाते ही सब शुद्ध हो जाते हैं। अपनी अद्भुत और अद्वितीय भवन निर्माण शैली में बना ये मंदिर इतिहास को अपने में संजोए हुए है। ये मंदिर है, ये एक शॉर्ट शिव मंदिर, इसका असली नाम है नव कैलाश धाम। शिव जहाँ रहते हैं वहाँ कैलाश होता है। तो ये 108 शिव मंदिर है। शिव की जो माला है ना, आपको जो माला देखा है ना, 108 जो माला है ना, ये माला की तरफ से वह है। ओम शिवाय नमः पुकार से दर्शन करेगा तो 108 शिव जी का दर्शन हो जाए, जप भी हो जाए, और मुंह में वाणी से बोल रहते हैं जो ये शिव मंदिर दर्शन करेगा उसकी मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। मंदिर के दर्शनों के बाद सैलानी दूसरे प्रांगण में बने समकालीन राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, ईश्वर का ध्यान किया और उनकी अद्भुत छवि को अपने कैमरे में उतारा। इन मंदिरों पर उकेरी गई कलाकृतियों में इतिहास के कई घटनाक्रम समाहित हैं। इसके बाद स्थानीय मछली बाजार का भी दौरा किया, खरीदारी की और लोगों से बातें भी की। लोगों ने आज जो पर्यटक है उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया, खासकर 108 जो शिव मंदिर हैं और उनका तो नज़ारा ही अलग है। फिर उसके बाद में जो टेराकोटा कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, ये ऐसी धरोहर है जो कलना की है, बंगाल की है और राष्ट्र की धरोहर है, और हमें इसको सुरक्षित रखना है जिससे आगे वाले जनरेशन्स को एंजॉय कर सके। बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में हमने सरस्वती पूजा की झांकी देखी जो कि लोगों को बहुत पसंद आई, और फिर जहाँ लोकल बाज़ार में गए जहाँ से कि जो किसान हैं उनकी सब्जियां लोकली आती हैं, और यहाँ से हमने अगले 5 दिन के लिए अपने जहाज़ के लिए वो लोकल सब्जियां खरीदी हैं, जिससे कि यहाँ के किसानों का उसमें भला हो और हमारे मेहमानों को बढ़िया और ताज़ी सब्जियां और फल हो। भारत की इन प्राचीन धरोहरों को देखकर स्विस सैलानी अविस्मरणीय और अविश्वसनीय पलों के गवाह बने। ये कारवां लगातार जारी है। 108 शिवलिंगों का ये नव कैलाश मंदिर जगत में काफ़ी मशहूर है, और इसे देखने के लिए स्विस सैलानी भी यहाँ तक आए। यहाँ की कला और यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को देख करके स्विस सैलानी काफ़ी खुश हुए और आत्मविभोर हुए। उन्होंने ना सिर्फ इसे अपने कैमरे में उतारा है, बल्कि वो इसे एक अच्छी याद समझकर भी अपने साथ ले करके जा रहे हैं। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कालना। और गंगा विलास क्रूज के साथ ही मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर, सुप्रभात आपको। तो जो ये दो हमने तस्वीरें आपकी रिपोर्ट में देखी किस तरह से जो वहाँ पर पर्यटक थे उन्होंने वहाँ पर पश्चिम बंगाल के इस मंदिर के जो बहुत ही विहंगम दृश्य हैं उनका लुत्फ उठाया। अगला गंतव्य क्या है और इस वक्त किस तरह से आपका एक संबंध बना है वहाँ पर जो तमाम पर्यटक हैं, क्या कुछ वो और सीख रहे हैं, समझ रहे हैं भारत की संस्कृति को लेकर? निश्चित तौर पर आंचल, आपने बहुत सही शब्दों का प्रयोग किया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ के बारे में किस प्रकार से अलग अलग मंदिर हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे हैं कि ये ऐसे अद्भुत मंदिर हैं, अद्वितीय हैं, जो कि अब तक भारत में भी काफ़ी कम लोग इनके बारे में जान पाते होंगे, लेकिन वो इस सैर के दौरान, यात्रा के दौरान हम भी इनको देख पा रहे हैं। और ये जो सैलानी हैं वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो आपका प्रश्न था कि आज
पड़ाव कहाँ है, तो आज हम चंद्र नगर में हैं और ये एक फ्रेंच जो है बिल्डिंग्स हैं वो जहाँ पे बनी थी वो है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कि ये इतनी सुंदर यहाँ पर जो पैदल जो कहते हैं पथ बने हुए हैं और इन्हीं पथ से चलते हुए जो स्विस सैलानी हैं वो आगे की तरफ अभी गए हैं और काफ़ी खूबसूरती यहाँ पर जो है ये दीवारों पर जो फ्रेंच की जो दीवारें हैं बनी उस समय की, इसको वो देखेंगे। यहाँ के एक म्यूजियम का भी वो दौरा करेंगे और यहाँ पे एक चर्च है उसको भी वो देखेंगे। वो बेसिकली यहाँ की भवन निर्माण कलाएं हैं उनको भी वो देख रहे हैं और उसके जरिए वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उस समय क्या दौर यहाँ पर रहा होगा, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते होंगे। और जो नक्काशियाँ इस दौरान की गई हैं आप जानते हैं कि उसमें हमारा इतिहास जो है वो उकेरा गया है, तो उस इतिहास को भी वो देखने का प्रयास करते हैं और प्रश्न करते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, किस लिए हुआ, और उसको गाइड की सहायता से वो समझने का प्रयास करते हैं। फिर वो कुछ हम लोगों से भी डिस्कस करते हैं हमारे इकोनॉमी के बारे में, हमारे वर्ल्ड लीडरशिप के बारे में। तो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास भी चल रहा है और ये यात्रा जो है लगातार निरंतर चल रही है आंचल। और इस दौरान केवल एक टूरिस्ट की तरह से नहीं बल्कि भारत को आखिरी और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि हम भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए आपके ज़रिए जो तमाम गंतव्य हैं, गंगा रिवर जो क्रूज है सबसे बड़ा, वो हम देख पा रहे हैं। समय मेरे पास कम है, आपसे आगे भी चर्चा रहेगी जारी अगले बुलेटिन्स में। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो गंगा विलास जो एक क्रूज है इसके ज़रिए जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसके साथ जुड़ते हुए। तो आज के जने में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मन की बात है जन जन